कोविड के एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जिसके बारे में सोच कर भी मन सिहर रहा है। इस वक्त देश भयावह त्रासदी से गुज़र रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कोविड अचानक में आ गया? क्या ये कोई दुर्घटना थी? क्या इसमें कोई चेतावनी नहीं थी? क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता था? क्या भारत सरकार कुछ कर सकती थी? क्या कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए जा सकते थे, जिससे ये त्रासदी हमें कम झेलनी पड़ती या ना झेलनी पड़ती? इस पर लगातार डिबेट जारी है और टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की थी कोलकाता में, जिसमें मैंने डॉक्टर कुणाल सरकार को सुना। उनका जो वक्तव्य था वो दरअसल अंग्रेज़ी में था, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो कुछ कही हुई बातें हैं, जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं हिंदी में अपने श्रोताओं तक पहुंचाऊं। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप आगे शेयर करेंगे तो ये बात आगे अन्य लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये जानना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जो विपत्तियां हैं उसमें जो बड़ी ब्लंडर्स की गई, जो मूर्खताएं की गई, हम कम से कम उसको समझ तो सके, कम से कम जिम्मेदारी तो हम किसी पे फिक्स कर सकें, कम से कम हम आगे के लिए सतर्क तो रह सकें। तो दोस्तों, डॉक्टर सरकार कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं त्रेदोस, उनको उनको तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 कीमती महीने, जब चीन में ये पैंडमिक शुरू हो चुका था, मौतें हो रही थी, तो उन्होंने एक तरह से छुपाए रखा, इग्नोर किया, बहुत हल्के में लिया। और इसके चलते 2 कीमती महीने पूरे विश्व के बर्बाद हुए, जब शायद विश्व की सरकारें हरकत में आ सकती थी। विश्व भर में वायरस को कंटेनमेंट जोन में रखा जा सकता था, कंटेन किया जा सकता था और शायद वहीं पे मिटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो भला हो चीन के डॉक्टर वेई लेनलियांग का, जिन्होंने विश्व के सामने ये कोविड का सच लाया। हालांकि डॉक्टर लियांग की अनफॉर्चुनेटली कोविड से ही मृत्यु हो गई। तो देश में, हमारे देश में, भारत की जहाँ तक बात करें तो ये किसी माइथोलॉजी में तो लिखा नहीं है कोरोना के बारे में। ये कोई देसी चीज़ है नहीं, ये देश में लाई गई, ये यहाँ पैदा नहीं हुआ, ये विदेश से आया। और ये लाया नहीं, आयात किया गया, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट तो पॉसिबल था नहीं। फिजिकल मूवमेंट से आ नहीं सकता। चीन और भारत की सीमा के बीच में हमारा हिमालय है, और हिमालय के आर पार इस प्रकार से बीमारी का आना जाना वो नामुमकिन के बराबर था। इसे लाया गया हवाई जहाज़ों से। आपको बड़ा जानकर अचरज होगा कि चीन से लगे जो देश थे, जैसे ताइवान है, जैसे वियतनाम है, या थाईलैंड है, इन्होंने पिछले वर्ष, जब चीन में ये बीमारी शुरू हुई, पिछले से पिछले वर्ष, तो उन्होंने दिसंबर जनवरी तक अपनी फ़्लाइट्स वगैरह सारा मूवमेंट चाइना से कैंसिल कर दिया। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, इसने मार्च तक सारा यातायात चालू रखा था। चीन से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से, हर जगह ये यातायात चालू था। जब इटली में रोम हो, मिलान हो, मैड्रिड हो, लंदन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, जब संक्रमण का दर लगभग 20% जा रही थी, तब भी हमारे यहाँ फ्लाइट्स विदेशों से आ जा रही थी, और हम बड़े ही इसको हल्के में ले रहे थे। हमारी सरकार इसे बड़े ही विचित्र तरीके से ले रही थी। यहाँ तक कि फाइनली जब हमने मार्च में जाकर फ्लाइट्स रोकी हैं, तो अंतिम 7 दिनों, मात्र अंतिम 7 दिनों में जब रोकी गई, तो उसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम 7 दिनों में पश्चिमी देशों से, जहाँ पर संक्रमण की दर 20% चल रही थी, वहाँ से 20 से 25 लाख यात्री वो भारत में आ गए, अंतिम 7 दिनों में मात्र। यानी कि अंतिम 7 दिनों में अगर 20% की संक्रमण दर माने, तो 5 लाख यात्री वो देश में चले आए। आप देखिए आलम सरकार की केयरलेसनेस का। अब ये लोग जो आ गए, ये तो डेफिनेटली लोगों में घुल मिल गए, और इसे रोकना तो बहुत मुश्किल हो गया। अब हमने 24 मार्च को जाकर पूरा लॉकडाउन घोषित किया, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और 24 मार्च को जब हमने लॉकडाउन घोषित किया है, उस वक्त हमारे कोविड की स्थिति क्या थी? उस समय देश में कुल केसेस की संख्या थी 600,
और कुल मौतें 11 से 12 हो चुकी थी कोविड से, जब हमने पहला स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो जनता कर्फ्यू वगैरह शुरू किया। उसके बाद से लॉकडाउन चलने लगा। अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने के पीछे ये मंशा, ये अपना ध्येय ये डिक्लेयर किया कि वो कोविड के जो कर्व है उसको फ्लैटन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप फ्लैटन करना चाहते हैं। जब 68 दिन के ज़बरदस्त सुपर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खोला गया इस देश में, तो समझिए क्या कोविड की संक्रमण दर थी उस वक्त। देश में 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे और देश में 7,500 मौतें हो चुकी थी। समझिए 600 वहाँ से बढ़कर 2.5 लाख, 11-12 से बढ़कर 7,500। यह ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके बावजूद ये लॉकडाउन इतना बड़ा, इतना स्ट्रिक्ट, हमने लॉकडाउन को सफल बताया। हमने जो अपनी भौतिक ज़रूरत थी, जो एक फिजिकल हमें सनक थी जिसे कह सकते हैं कि लॉकडाउन कर देने से, हमने बहुत स्ट्रिक्ट लगाया, सब रोक दिया। हमने पुलिस या जोर ज़बरदस्ती की, हमने शहरों को बंद कर दिया, हमने उद्योग धंधों को रोकथाम लगा दी उस पर पूरी। हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स हज़ारों किलोमीटर चल रहे थे, लोग रास्ते में मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, बदहाली का आलम था, दरवाजे बंद थे, शहरों में लोग नहीं निकल रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, आइसोलेशन सेंटर्स में, कोविड के क्वारंटीन सेंटर्स में बुरा हाल था। लेकिन हमने ये सब माना कि ये स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है लॉकडाउन की, क्योंकि हमें कोविड पर विजय पानी है, हमें कोविड का जो कर्व है वो फ्लैटन करना है। यह हमारा ध्येय था। लेकिन अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो क्या वाकई में लॉकडाउन सफल रहा? ये बड़ा ही सोचने का विषय है, जिसे सरकार ने बहुत ही सफल लॉकडाउन यानी कि कोरोना को बीट करने की कुंजी बताया, एक बहुत ही सफल स्टेप बताया। और हमने जो फिज़िकल हमारी नीड थी लॉकडाउन करने की, और एक हमें एक फील गुड फैक्टर चाहिए था, वो उसमें तो हम लॉकडाउन में सफल रहे। लेकिन हम एपिडेमियोलॉजिकली क्या हमने वाकई में उसमें कोई प्रगति की? नहीं है, हमने कोई प्रगति नहीं की। हमने जो कंटेनमेंट जोन्स थे वहाँ पर बराबर टेस्टिंग नहीं की, लगातार टेस्टिंग नहीं की। टेस्टिंग से हमें आंकड़े मिलते जिससे हम आगे प्लान आउट कर पाते, जो कि हमने नहीं किया। हमने शुरुआत में तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थोड़ी बहुत कोशिश की, बड़ा जोश दिखाया, लेकिन वो काफ़ी जल्दी ठंडा हो गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ख़त्म हो गई। तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें, एपिडेमियोलॉजिकली बात करें, तो सॉरी, इसमें ऐसा कुछ भी सफलता जैसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि देश में चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, कौन सी ऐसी संस्था है जो एपिडेमियोलॉजी में स्पेशलाइज करती है देश में। तो हमारे सामने नाम आता है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो कि पुणे में बेस्ड है। और जाहिर तौर पर इस स्पेशलिस्ट संस्था के हाथ में ये जो पैंडमिक देश में घुसा था, इसका पूरा कंट्रोल देना चाहिए था। इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के जो गतिविधियां हो रही थी, जो उपाय किए जाने थे, जो भी स्टेप्स लिए जाने थे, जो भी कैलकुलेशंस की जानी थी, ये सभी इसके हाथ में देना चाहिए था। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी भारत सरकार ने इस रोल के लिए चुना किसे? इस रोल के लिए हमारी भारत सरकार ने चुना ICMR को। जी हाँ, ICMR एक ऐसी संस्था है जिसमें रिसर्चर्स हैं, उसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हैं, उस विशेष विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो हमने चुन लिया ICMR को, जहाँ पर रिसर्चर्स बैठते हैं। ऐसा क्यों किया? डॉक्टर सरकार कहते हैं कि शायद सरकार को राइट मैन नहीं चाहिए थे, सरकार को चाहिए थे यस मैन। और इसी लालच में जो सही संस्था जो हमें सही से गाइड कर सकती थी, हमने उसके हाथों में कंट्रोल नहीं दिया, हमने ICMR के हाथों में कंट्रोल दे दिया, जिससे हालात काफ़ी बिगड़े कई दिशाओं में। अब हमने जो ये गलती की, उससे जो एक हाईली एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई, एक हाईली एम्पावर्ड टीम बनाई गई, जो कि इस पूरे एपिडेमिक को, पैंडेमिक को हैंडल कर रही थी।
इस टीम ने लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ, ठीक एक माह बाद 24 अप्रैल को ये स्टेटमेंट दिया कि भारत में 16 मई तक एक भी आरएनए हम जो इस कोविड का है हम छोड़ेंगे नहीं। बताइए, ये आलम था इस सो कॉल्ड हाईली एम्पावर्ड टीम का, ये उसकी नॉलेज थी, ये उसका विजन था, ये उसकी प्रैक्टिकलिटी थी। उसने कहा कि हम इस लॉकडाउन के ज़रिए 16 मई तक एक भी आरएनए मॉलिक्यूल भारत में छोड़ेंगे नहीं कोविड का। और हमने बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब जब लॉकडाउन लगा फिर खुला, हमने ऐसा उत्साह दिखाया, हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि एपिडेमियोलॉजिकली हम देखें स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं पाया। दरअसल जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे जो राज्य थे उन्होंने अपनी स्वास्थ्य कैपेसिटी का तो 50% भी इस्तेमाल नहीं किया पिछले साल हमारी जो हेल्थ सर्विसेज थी उस पर कोई ऐसा ख़ास लोड भी नहीं पड़ा। हमने 50% भी इस्तेमाल नहीं किया। देश में 40,000 वेंटिलेटर थे, पीक पर 10,000 मात्र वेंटिलेटर इस्तेमाल हुए। हमने किसी हॉस्पिटल की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, हमने कोई भी इस प्रकार से तैयारी नहीं की। अपने अनुभव को सीख के, जो लॉकडाउन था वो इसलिए था कि हम अपने आप को मेडिकली हेल्थ फैसिलिटी वाइज प्रिपेयर कर सकें, हमने वो काम कतई नहीं किया। ये जो टीम थी हाईली एम्पावर्ड सो कॉल्ड टीम पैंडेमिक को हैंडल करती हुई, दरअसल इसको पहले हैंडल किया किसी बायोमेडिकल पर्सन ने, उसके बाद किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने, फिर उसके बाद किसी पीडियाट्रिक्स ने। नहीं हैंडल किया तो फील्ड के विशेषज्ञ किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, और वो भी तब जब विश्व के 20 टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनमें से 15 नाम भारतीय थे पूरे विश्व में। हमने इतना बड़ा ब्लंडर किया जब हमारी जड़ ही, जो समस्या को सॉल्व करने की जो रूट थी, जो कोर कमेटी थी, जो टीम थी, जिसके हाथ में, संस्था के हाथ में ये सारी चीज़ें दी गई थी, वही गलत था। तो हमें कैसे सही उपाय आगे सुझाए जाते, डॉक्टर सरकार कहते हैं। हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी, वो हम बढ़ा नहीं सके। अब लोग बहुत खुशी खुशी बताते हैं कि हमारी जो कैजुअलिटी रेट वो काफ़ी कम रही, हमारी फैटेलिटी रेट काफ़ी कम रही, और वो इसलिए कम रही क्योंकि हम एक नौजवान देश हैं, क्योंकि हम वी आर यंग नेशन। बहुत ही खुशी खुशी लोग बताते थे। माफ़ कीजिए, यदि आपके देश में अगर जन्म दर, जो कि 1 दशक पहले प्लेट्यूड हो चुकी थी, 1 दशक पहले आपकी जो जन्म दर थी, बर्थ रेट थी, वो प्लेट्यूड हो चुकी थी, और उसके बावजूद आप अपने आप को एक यंग नेशन बताते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है पूरे देश में वो फ्लॉप है, वो चरमराया हुआ है, वो बेकार है, क्योंकि आप अपने 60+ जो सिटीजन्स हैं आप उनको ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए आप यंग बने हुए हैं। ये तस्वीर का जो रुख है, डॉक्टर सरकार बताते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने आप को हमेशा यंग नेशन बता के और बहुत खुश होते हैं। दरअसल ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता है। अगर आपका देश यंग है, आप खुश होते हैं, तो ये भी बहुत ही दुख की बात है कि 65% जो मृत्यु दर है इस बार कोविड की, वो 50 वर्ष से नीचे की है। ये देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा ना करने, अपनी तैयारियों को पूरी तरह से तवज्जो ना देने की वजह से सरकार ने ये गलतियाँ की हैं। जो सिस्टम 60 साल से ऊपर के नागरिक को ज़िंदा ना रख पा रहा, उसमें ताली पीटने जैसा क्या है। और इसके मुकाबले अगर हम देखें तो 5 जो सीमा लगी हुई है 5 देशों की चीन से, वही वियतनाम, वही कंबोडिया, थाईलैंड, वही ताइवान,
इन देशों ने कितने बेहतरीन तरीके से कोविड को हैंडल किया है। फैटेलिटी कुल मिलाकर 200 भी नहीं है। इन्होंने न सिर्फ अपनी हेल्थ सिस्टम को संभाला, बल्कि इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाला। आँच हमारे ऊपर आ गई, हमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा।